सोचो आप गवर्नमेंट से पूछना चाहो कि टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ खर्च हुआ और सरकार को आपको जवाब देना पड़े, या वोट देने से पहले आप किसी कैंडिडेट के क्रिमिनल केसेस, एसेट्स और क्वालिफिकेशंस के बारे में जान सको। ये कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ये हर इंडियन सिटीज़न का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई। आरटीआई सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की बैकबोन है। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, करप्शन को एक्सपोज करता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। इसी अधिकार की वजह से करप्शन एक्सपोज हुआ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पब्लिक हुए और सिटीजन्स को अपने अधिकारों की असली पावर मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आरटीआई की फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट के राइट टू नो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसे फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना गया। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो या जुडिशरी, यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आरटीआई को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सिर्फ सिलेबस नहीं, आरटीआई की असली पावर को समझते हैं। बिकॉज जिस नागरिक के पास जानकारी है, असली ताकत भी उसी के पास है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एलएलबी के 6 एम के सब्जेक्ट लॉ रिलेटिंग टू आरटीआई का कंप्लीट रिवीजन सेशन करने जा रहे हैं। अगले लगभग 1 घंटे में हम पूरे सिलेबस के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ रिवाइज करेंगे। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक पावरफुल टूल है। इसने आम नागरिक को सरकार से सवाल पूछने और पब्लिक अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाने का अधिकार दिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आरटीआई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, फैक्टर्स रेस्ट्रिक्टिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम आरटीआई एक्ट 2005 के इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स रिवाइज करेंगे। प्रिलिमिनरी प्रोविज़न्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, अपील्स एंड पेनल्टीज एंड मिसलेनियस। और लास्ट में हम जुडिशरी ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल्स और लैंडमार्क डिसीजंस देखेंगे, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक रिकॉर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, राइट टू एक्वायर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन ऑन वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस रिवीजन सेशन का फोकस होगा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, रिलीवेंट सेक्शंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लैंडमार्क जजमेंट्स, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर पॉइंट्स, लास्ट मिनट रिवीजन ट्रिक्स। मेरा प्रयास रहेगा कि हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज, फ्लो चार्ट्स और एग्ज़ाम रेडी पॉइंट्स के माध्यम से समझाया जाए ताकि आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकें। इस 1 आवर के रिवीजन सेशन के बाद आप आरटीआई के बेसिक कंसेप्ट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाएंगे, आरटीआई एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस याद रख पाएंगे, जुडिशियल डिसीजंस को एग्ज़ाम में कोट कर पाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख पाएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, और समझते हैं कि आरटीआई को भारत में लोकतांत्रिक शासन का सबसे प्रभावी हथियार क्यों माना जाता है।
Let's begin our complete RTI revision session. Chapter 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ RTI। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे RTI क्या है, इसका पर्पस क्या है और एक सिटीजन इस अधिकार का उपयोग कैसे कर सकता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर सरकार आपके गांव में 20 लाख रुपए खर्च करती है तो क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, कौन ऑफिसर उस काम को इंस्पेक्ट करेगा, और अगर सड़क 2 महीने में टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसका जवाब है हाँ, और यही है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो RTI का मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है और सरकार को की ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देने की। या सिंपल भाषा में याद रखिए, जो एग्ज़ाम के लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला, RTI क्या है, सिटीजन्स राइट टू आस्क एंड गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू आंसर। मतलब हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांग सके और पब्लिक अथॉरिटी को कानून के अनुसार जवाब देना पड़े। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो RTI हर सिटीजन को ये जानने का अधिकार देता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, पब्लिक मनी कैसे खर्च हो रही है और पब्लिक अथॉरिटीज़ कौन से डिसीजंस ले रही है। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक रोड रिपेयर प्रोजेक्ट पास हुआ। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रोड पर 20 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सिर्फ 2 महीने में रोड टूट गया। अब आप RTI एप्लीकेशन देकर पूछ सकते हैं कि कितनी राशि सैंक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, कौन ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए गया था, और संबंधित जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसी प्रक्रिया से ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। इसी पूरे कंसेप्ट को एक फ्लोचार्ट्स के जरिए समझिए। पब्लिक मनी से पब्लिक वर्क होता है। पब्लिक वर्क होने के बाद सिटीजन क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने का अधिकार RTI देता है और फिर गवर्नमेंट को आंसर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। यही RTI का बेसिक फ्रेमवर्क है। अब बात करते हैं RTI के स्कोप की। स्कोप ऑफ RTI। स्कोप का मतलब होता है कि RTI के अंतर्गत सिटीजन क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम क्या जानकारी RTI के जरिए सिटीजन प्राप्त कर सकता है डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। RTI के तहत सिटीजन फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स और रिपोर्ट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। एग्ज़ाम के लिए एक फार्मर लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है और देख सकता है कि उसकी ज़मीन के संबंध में क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। दूसरा है ऑब्टेनिंग कॉपीज़। सिटीजन सर्टिफाइड कॉपीज़ भी ले सकता है। सर्टिफाइड कॉपीज़ किसी की भी हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की, सर्कुलर की, नोटिफिकेशन की, रिपोर्ट की या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशन की सर्टिफाइड कॉपी मांग सकता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज डिजिटल एरा में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दी जा सकती है, जैसे CD, पेन ड्राइव्स, ईमेल्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल के रूप में म्युनिसिपल टैक्स रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्राप्त किए जा सकते हैं। फोर्थ है सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स।
बहुत लोग इस पॉइंट को भूल जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिटीजन्स पब्लिक वर्क्स में यूज़ हुए मटेरियल्स के सैंपल्स भी इंस्पेक्ट या ऑब्टेन कर सकता है। मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का यूज़ हुआ है और आरटीआई के माध्यम से उस सीमेंट का सैंपल कोई भी सिटीजन मांग सकता है ताकि क्वालिटी को वेरीफाई किया जा सके। अब पढ़ते हैं हम आरटीआई के ऑब्जेक्टिव्स। आरटीआई के 5 ऑब्जेक्टिव हैं मेन। नंबर 1 है ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट के काम में ओपननेस और विजिबिलिटी लाना ही ट्रांसपेरेंसी है। सरकारी काम में ओपननेस और विजिबिलिटी लाना। नंबर 2 है अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ऑफिशियल्स को उनके एक्शंस के लिए आंसरेबल बनाना। नंबर 3 है गुड गवर्नेंस। एफिशिएंट और रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करना। नंबर 4 है रिडक्शन ऑफ करप्शन। जब रिकॉर्ड्स पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन होते हैं तो करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 5 है सिटीजन पार्टिसिपेशन। नागरिकों को गवर्नेंस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के अवसर मिलता है। एग्ज़ाम के लिए याद रखिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, एंटी करप्शन और सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये आरटीआई के 5 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई। अब सवाल आता है कि आरटीआई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला, आरटीआई गवर्नमेंट फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाता है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाता है या आंसरेबल बनाता है। तीसरा, रेड्यूस करप्शन, करप्शन का मिसयूज ऑफ पावर को कम करता है। फोर्थ है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स ही डेमोक्रेसी की असली स्ट्रेंथ होते हैं। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बेटर डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट से सवाल पूछता है और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी हमने समझा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा टूल है, ऐसा लीगल टूल है जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंच देता है और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करता है। एक लाइन में याद रखिए, आरटीआई एम्पावर्स सिटीजन्स टू नो, क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। इसी के साथ ही चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, इंडियन पर्सपेक्टिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ आरटीआई। सबसे पहले हम दुनिया के स्तर पर आरटीआई के इतिहास को समझते हैं। स्वीडन फर्स्ट आरटीआई लॉ इन 1766। आरटीआई की कहानी शुरू होती है स्वीडन से। साल 1766 में स्वीडन ने दुनिया का पहला फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ पास किया था। इस कानून ने 2 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स दिए, ओपन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मतलब आम लोग सरकारी रिकॉर्ड्स देख सकते थे और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। एग्ज़ाम पॉइंट के लिए याद रखिए, स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 1 लाइन
फैक्ट एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण मिलस्टोन पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR को अडॉप्ट किया। इसके आर्टिकल 19 ने हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जानकारी खोजने, प्राप्त करने और दूसरों तक पहुंचाने की फ्रीडम है। इसी आर्टिकल 19 को मॉडर्न RTI लॉज की फाउंडेशन माना जाता है। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966। आगे चलकर 1966 में ICCPR अडॉप्ट किया गया। इस इंटरनेशनल ट्रीटी ने इंफॉर्मेशन रिसीव करने के अधिकार को और मजबूत बनाया। ये डॉक्यूमेंट दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन एक्सेस के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रहा। Many countries later adopted RTI laws: USA, Canada, Australia, United Kingdom, India. RTI movements across the world. स्वीडन, UDHR और ICCPR के प्रभाव से दुनिया के कई देशों ने अपने RTI laws बनाने शुरू किए। इनमें प्रमुख देश हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, इंडिया। धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी और ओपन गवर्नेंस एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। इसी ग्लोबल मूवमेंट को एक फ्लोचार्ट से समझिए। स्वीडन 1766, UDHR 1948, ICCPR 1966, RTI मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, देन मॉडर्न RTI लॉज। ये RTI के ग्लोबल इवोल्यूशन का सिंपल रोड मैप है। इंडियन पर्सपेक्टिव, अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव, अब हम पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव। अब हम भारत में RTI के डेवलपमेंट को समझते हैं। RTI का कंसेप्ट भारत में अचानक नहीं आया था। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स और पब्लिक मूवमेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में RTI का नाम डायरेक्टली नहीं था, लेकिन कोर्ट्स ने समय के साथ इस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी मीनिंगफुल हो सकते हैं जब सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन हो। इसलिए कोर्ट्स ने कहा राइट टू नो इज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी प्रिंसिपल से राइट टू इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ। जुडिशियल रिकॉग्निशन, इंडियन जुडिशरी ने RTI के कंसेप्ट को बहुत मजबूत सपोर्ट दिया। कोर्ट्स ने कहा राइट टू स्पीक, देन राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन कैसे बनाएगा, और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन के बिना डेमोक्रेसी इफेक्टिवली कैसे चलेगी। इसी लॉजिक के आधार पर जुडिशरी ने RTI को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी। पीपल्स मूवमेंट एंड मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS,
अब आते हैं आरटीआई के सबसे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल फेज पर। 1990 के दशक में राजस्थान में एक जन आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसी मूवमेंट ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड उठाई। गांव के लोग जानना चाहते थे मजदूरों को कितनी वेजेस दी गई, सरकारी काम वास्तव में हुआ या नहीं, पब्लिक मनी कहाँ खर्च हुई। लोगों ने पब्लिक रिकॉर्ड्स देखने की मांग की। ये मूवमेंट इतना प्रभावशाली रहा कि इसने आरटीआई लेजिस्लेशन के लिए नेशन वाइड प्रेशर क्रिएट कर दिया। आज आरटीआई एक्ट के डेवलपमेंट में मजदूर किसान शक्ति संगठन को एक हिस्टोरिक मूवमेंट माना जाता है। आरटीआई एक्ट 2005 लंबे संघर्ष, जुडिशियल सपोर्ट और पब्लिक डिमांड के बाद भारत की पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पास किया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अब हर सिटीजन को लीगल राइट मिल गया कि वो पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन मांग सके। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में वेलफेयर स्कीम चल रही है। एक विलेजर को शक होता है कि कुछ फेक बेनिफिशियरीज को पैसा दिया गया है। वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करता है और बेनिफिशियरी लिस्ट मांगता है। रिकॉर्ड्स मिलने के बाद पता चलता है कि कई एंट्रीज गलत हैं। इस प्रकार आरटीआई एक ऑर्डिनरी सिटीजन को गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की पावर देता है। यही आरटीआई की असली स्ट्रेंथ है, सिटीजन एम्पावरमेंट। तो एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को याद रखिए। स्वीडन enacted the first freedom of information law in 1766. Article 19 of UDHR recognized the freedom to seek and receive information. ICCPR 1966 strengthened the right to receive information. In India, RTI evolved from the Article 19(1)(a) of the Constitution. Judiciary recognized right to know as part of freedom of speech and expression. MKSS movement in Rajasthan played a major role in demanding transparency. Parliament enacted the RTI Act in 2005 to promote transparency and accountability. Now conclusion. तो RTI का इतिहास हमें बताता है कि ये अधिकार एक दिन में नहीं मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल डिसीजंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और पीपल्स मूवमेंट्स का परिणाम है। तो एक लाइन में याद रखिए, द आरटीआई एक्ट 2005 इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल रिकॉग्निशन एंड पीपल्स मूवमेंट्स डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी। इसी के साथ ही चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। लोकतंत्र में मीडिया को अक्सर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है। इसका जवाब है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तक पहुंच के माध्यम से। जब मीडिया को सरकारी रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती है तभी वो सच्चाई को जानता है और जनता के सामने ला सकता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकता है। मीनिंग, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट अथॉरिटीज से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मिले। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मीडिया गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है और मीडिया उस इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाता है।
इसी कंसेप्ट को एक फ्लोचार्ट के जरिए समझिए। मतलब गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मीडिया तक जाती है और मीडिया इसे आम जनता तक पहुंचाता है। इसी प्रोसेस से सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड बनते हैं और डेमोक्रेसी मजबूत होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं कि मीडिया को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देना इतना ज़रूरी क्यों है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट आरटीआई और अन्य लीगल सोर्सेज का उपयोग करके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं और सच्चाई को सामने ला सकते हैं। मीडिया अनकवर कर सकता है कि करप्शन, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, इरेगुलरिटीज इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन किए गए हैं। एक जर्नलिस्ट आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करता है और प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स मांगता है। डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड एनालिसिस करने पर पता चलता है कि प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं। मीडिया इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है और करप्शन एक्सपोज हो जाता है। इसी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। सेकंड है पब्लिक अवेयरनेस। मीडिया का दूसरा महत्वपूर्ण काम है पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। जब मीडिया को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती है तो सिटीजन गवर्नमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पब्लिक स्पेंडिंग, न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो वो अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करेंगे। इसलिए मीडिया पब्लिक अवेयरनेस का एक पावरफुल मीडियम है। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। मीडिया एक्सेस का तीसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट है अकाउंटेबिलिटी। जब पब्लिक ऑफिशियल्स को पता होता है कि उनके डिसीजंस और एक्शंस मीडिया के द्वारा एग्जामिन किए जा सकते हैं तो वे अधिक जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। इससे मिसयूज ऑफ पावर और आर्बिट्रेरी एक्शंस कम होते हैं। यानी मीडिया गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करता है। आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में, हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज के बारे में। रिकॉर्ड्स मिलने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल कॉस्ट से काफ़ी अधिक बिलिंग की गई है। कुछ जगह इक्विपमेंट खरीदे ही नहीं गए लेकिन पेमेंट दिखा दी गई है। मीडिया इन फैक्ट्स को पब्लिश करता है और करप्शन एक्सपोज हो जाता है। इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मीडिया एक्सेस टू पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। लिमिटेशंस ऑन मीडिया एक्सेस। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मीडिया को हर एक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अनलिमिटेड अधिकार है। कुछ इंफॉर्मेशन लॉ के तहत प्रोटेक्टेड होती है और उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जैसे नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, डिफेंस एंड मिलिट्री सीक्रेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसी रिकॉर्ड्स, सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय लॉ। ऐसी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देश की सुरक्षा या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आरटीआई और मीडिया एक्सेस के साथ कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी लागू होते हैं। तो इस चैप्टर के क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को याद रखिए। मीडिया एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हेल्प्स मीडिया परफॉर्म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। Media increase public awareness regarding government policies and public expenditure.
Media promotes transparency and accountability in governance. Certain information relating to national security and intelligence agencies remains exempted from disclosure. Conclusion. तो मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। जब मीडिया को सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है तब करप्शन एक्सपोज होता है, सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड बनते हैं और गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। एक लाइन में याद रखिए, मीडिया एक्सेस टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथन्स ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अवेयरनेस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ ही चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक सवाल, अगर किसी व्यक्ति को उसका पेंशन ना मिले, किसी मजदूर को उसकी मजदूरी ना दी जाए या पुलिस किसी व्यक्ति के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यवहार करे, तो क्या आम नागरिक सच्चाई जान सकता है? जी हाँ, और इसी का सबसे पावरफुल टूल है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई। आरटीआई के माध्यम से नागरिक सरकारी रिकॉर्ड्स तक पहुंचकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को उजागर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स वो मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो हर व्यक्ति को केवल इंसान होने के नाते प्राप्त होती हैं। ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स बिलोंगिंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग्स, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार। ये अधिकार हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं, लेकिन जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तब आरटीआई सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कनेक्शन बिटवीन आरटीआई एंड ह्यूमन बीइंग्स। आरटीआई और ह्यूमन राइट्स का संबंध बहुत गहरा है। इस फ्लोचार्ट को देखिए, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब जब सिटीजन को इंफॉर्मेशन मिलती है तब उनमें अवेयरनेस बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा होती है। इसलिए आरटीआई को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। हाउ आरटीआई हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अब हम देखते हैं कि आरटीआई प्रैक्टिकली ह्यूमन राइट्स की रक्षा कैसे करता है। फर्स्ट है पुलिस मिसकंडक्ट। कभी कभी पुलिस पावर्स का दुरुपयोग या प्रोसीजरल वायलेशन की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे केसेस में आरटीआई के माध्यम से सिटीजन्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरेस्ट रिकॉर्ड्स, डिटेंशन प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, ऑफिशियल एक्शंस टेकन बाय पुलिस अथॉरिटीज़। ये इंफॉर्मेशन पुलिस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में मदद करती है और आर्बिट्रेरी एक्शंस को रोकने में सहायक होती है। प्रिजन कंडीशंस। ह्यूमन राइट्स सिर्फ फ्री सिटीजन्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रिजनर्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आरटीआई के माध्यम से जेल एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी मांगी जा सकती है, जेल फैसिलिटीज़ के बारे में, मेडिकल केयर के बारे में, सैनिटेशन और लिविंग कंडीशंस के बारे में, प्रिजन मैनेजमेंट के संबंध में। ऐसे इंफॉर्मेशन प्रिजनर्स के अधिकारों की रक्षा और जेल रिफॉर्म्स में सहायक होती है। नेक्स्ट है वेलफेयर राइट्स। आरटीआई का सबसे अधिक उपयोग वेलफेयर स्कीम्स में देखने को मिलता है। सिटीजन्स आरटीआई के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, पेंशन पेमेंट्स, हाउसिंग स्कीम बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप पेमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रिकॉर्ड्स। इससे फेक बेनिफिशरीज और करप्शन को पकड़ने में मदद मिलती है और डिजर्विंग पर्सन्स को उनके अधिकार मिल जाते हैं। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक विडो
मान लीजिए एक विडो पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करती है, कई महीनों तक उसे पेंशन नहीं मिलती। वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करती है और पूछती है क्या मेरी पेंशन अप्रूव हुई है, पेंशन रिलीज़ क्यों नहीं हुई, डिले का रीज़न क्या है, कौन सा ऑफिसर इस फाइल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डिपार्टमेंट को आरटीआई के तहत ये जानकारी देनी होती है। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वह अपने पेंशन के अधिकार को एनफोर्स कर सकती है। ये आरटीआई के द्वारा सिटीजन एम्पावरमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आरटीआई के माध्यम से हर प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। कुछ कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन कानून के तहत एग्जम्प्ट होती है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, प्रोटेक्टेड इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिकॉर्ड, सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसी जानकारियों का डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन पर कानूनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इस चैप्टर को एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को याद रखिए। ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स अवेलेबल टू एवरी सिटीजन इंडिविजुअल्स। RTI helps expose human rights violation by providing access to government information. RTI promotes awareness, accountability and protection of rights. Information can be sought regarding police actions, prison conditions and welfare schemes. Certain information related to national security and intelligence agencies remains exempt from disclosure. Conclusion. तो RTI सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा का एक मजबूत हथियार भी है। जब सिटीजन्स को सच्चाई तक पहुंच मिलती है, तब अब्यूज़ ऑफ पावर को चैलेंज किया जा सकता है, करप्शन को एक्सपोज किया जा सकता है और अधिकारों को एनफोर्स किया जा सकता है। एक लाइन में याद रखिए, RTI प्रमोट्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय एक्सपोजिंग अब्यूज़ ऑफ पावर एंड एंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ ही चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक सवाल, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पढ़ते हैं तो क्या आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल। और अगर आप RTI एप्लीकेशन फाइल करके उस स्कीम के ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स मांगते हैं तो क्या वो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है? हाँ, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसी अंतर को समझना ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। सबसे पहले RTI को समझते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लीगल राइट है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। भारत में यही अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से दिया गया है। इस अधिकार के तहत सिटीजन्स पब्लिक अथॉरिटीज़ से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने की लीगल ड्यूटी होती है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से डिनाई की जाती है तो अपील और कंप्लेन की लीगल रेमेडीज़ उपलब्ध होती हैं, यानी RTI के पीछे कानूनी बल है। सिटीजन सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करता बल्कि कानूनी अधिकार के रूप में इंफॉर्मेशन डिमांड करता है। नेक्स्ट, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अब दूसरी तरफ समझते हैं राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत ब्रॉड और जनरल कंसेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, लाइब्रेरीज, प्राइवेट सोर्सेज। या इंफॉर्मेशन तो मिल सकती है लेकिन सामने वाले व्यक्ति का या इंस्टीट्यूशन पर इंफॉर्मेशन देने की लीगल ड्यूटी ज़रूरी नहीं होती। यानी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं लेकिन उसे देने के लिए हर सोर्स कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता। चलिए डिफरेंस को एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। फर्स्ट बेसिस है नेचर। राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है, एक ये लीगल राइट है। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एक जनरल एक्सेस या जनरल एबिलिटी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। सेकंड बेसिस है सोर्स। RTI का सोर्स RTI एक्ट 2005 से मिलता है, जबकि
राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन के वेरियस सोर्सेज हैं, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट। थर्ड बेसिस अगेंस्ट होम पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ आरटीआई, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और पब्लिक बॉडीज़। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे पब्लिक सोर्स हो या प्राइवेट सोर्स। फोर्थ, लीगल ड्यूटी टू रेस्पोंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पर लीगल ड्यूटी होती है रेस्पॉन्स देने की, बट इन केस ऑफ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन हर सोर्स पर ऐसी लीगल ड्यूटी नहीं होती। फिफ्थ बेसिस है एनफोर्समेंट। आरटीआई के केस में इंफॉर्मेशन ना मिले तो अपील और लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। वेरेज इन केस ऑफ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जनरली ऐसी लीगल एनफोर्समेंट अवेलेबल नहीं होती। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों कंसेप्ट्स को। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, आप न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपने एक पब्लिक सोर्स से ऑब्टेन की, लेकिन ये आरटीआई नहीं है। वेयर इज राइट टू इंफॉर्मेशन, अब मान लीजिए आप उस हाउसिंग स्कीम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं और पूछते हैं कितना बजट सेंक्शन हुआ, किन बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिला, कौन सा ऑफिसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। गवर्नमेंट को कानून के तहत जवाब देना पड़ेगा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्सरसाइज है। इसको याद रखने की एक वेरी इजी मेमोरी ट्रिक है। जनरल इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मतलब बुक्स, न्यूज़पेपर, वेबसाइट या किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलना, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पब्लिक अथॉरिटीज से कानूनी अधिकार के रूप में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। बस इतना याद रख लेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चैप्टर के एक वेरी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आरटीआई इज ए लीगल राइट क्रिएटेड बाय द आरटीआई एक्ट 2005. RTI can be exercised only against public authorities. Public authorities have a legal duty to provide information. Right to obtain information is a broader concept covering information from any source. Legal remedies and appeals are available under RTI but generally not under ordinary information access. तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हर आरटीआई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का एक तरीका है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना आरटीआई नहीं होता। आरटीआई स्पेसिफिकली गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन तक कानूनी पहुंच देता है, जबकि राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से जानकारी प्राप्त करने का एक जनरल कंसेप्ट है। एक लाइन में याद रखिए, आरटीआई इज ए स्टैट्यूटरी लीगल राइट टू ऑब्टेन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, whereas right to obtain information is a broader concept of accessing information from any source. इसी के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ को डिटेल में समझेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आरटीआई लॉ। अब तक हम आरटीआई का मीनिंग, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। आरटीआई सिस्टम काम कैसे करता है? अगर किसी सिटीजन को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे मांगेगा, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, कितने दिन में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले तो क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आरटीआई लॉ के बेसिक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट बेसिक एलिमेंट है सिटीजन्स राइट। आरटीआई लॉ का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सके। ये आरटीआई एक्ट के द्वारा दिया गया कानूनी अधिकार है। सिटीजन गवर्नमेंट के कामकाज, रिकॉर्ड्स और डिसीजंस के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, आरटीआई का केंद्र बिंदु है सिटीजन। अगर सिटीजन सवाल नहीं पूछेगा तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी कमज़ोर हो जाएंगी। सेकंड बेसिक एलिमेंट है पब्लिक अथॉरिटी। अब सवाल आता है कि इन्फॉर्मेशन किससे मांगी जा सकती है? आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज़ से मांगी जाती है। पब्लिक अथॉरिटीज़ में शामिल हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस।
सिंपल लैंग्वेज में जहां पब्लिक मनी या पब्लिक पावर का उपयोग हो रहा है वहां आरटीआई लागू हो सकती है। इसलिए सिटीजन डायरेक्टली पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। थर्ड बेसिक एलिमेंट है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब जब सिटीजन एप्लीकेशन देगा तो उसे रिसीव कौन करेगा? इसका जवाब है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ। हर पब्लिक अथॉरिटी में एक या अधिक पीआईओ अपॉइंट किए जाते हैं। पीआईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरटीआई एप्लीकेशंस रिसीव करना, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना, टाइम लिमिट का पालन करना। यानी पीआईओ आरटीआई सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल ऑफिसर होता है। एग्जाम के लिए याद रखिए, पीआईओ इज द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। फोर्थ बेसिक एलिमेंट है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब देखते हैं आरटीआई प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है। सिटीजन सबमिट एन एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन। सिटीजन अपना एप्लीकेशन कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के पीआईओ को सबमिट करता है। एप्लीकेशन में जनरली लिखा जाता है एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस, इंफॉर्मेशन की डिटेल, रिक्वायर्ड फीस। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद आरटीआई प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। ये आरटीआई मैकेनिज्म का फॉर्मल बिगिनिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट है टाइम लिमिट। आरटीआई लॉ के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर है टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी। आरटीआई एक्ट के अनुसार जनरली इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए। यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज अनंत समय तक फाइल पेंडिंग नहीं रख सकती। लॉ ने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब किया है। इससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती हैं। एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट है जनरल टाइम लिमिट अंडर आरटीआई दैट इज 30 डेज। नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट है अपील्स। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई या इंफॉर्मेशन गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी गई, तब सिटीजन क्या करेगा? इस सिचुएशन के लिए आरटीआई एक्ट अपील मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। फ्लो चार्ट को समझिए। अगर पीआईओ ने इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी, सबसे पहले एप्लीकेंट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करता है। अगर वहाँ भी रिलीफ ना मिले तो सेकंड अपील फाइल की जाती है और अंत में मैटर इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुँच सकता है। यह अपील मैकेनिज्म सिटीजन के लिए अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। आरटीआई लॉ सिर्फ राइट्स ही नहीं देता बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करता है। अगर पीआईओ बिना उचित कारण के इंफॉर्मेशन डिनाई करे, जानकारी देने में अनावश्यक डिले करे या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसी वजह से ऑफिशियल्स आरटीआई एप्लीकेशंस को गंभीरता से हैंडल करते हैं। पेनल्टी प्रोविजंस आरटीआई सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है। कंप्लीट आरटीआई स्ट्रक्चर। अब पूरे आरटीआई मैकेनिज्म को एक सिंपल फ्लो चार्ट में समझते हैं। सिटीजन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेगा कहाँ? पीआईओ के पास। पीआईओ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर पीआईओ इन्फॉर्मेशन डिनाई करता है तो सिटीजन अपील फाइल कर सकता है, लेकिन अगर अपील से भी सेटिस्फाई नहीं है होता सिटीजन तो सेकंड अपील इंफॉर्मेशन कमीशन के पास फाइल कर सकता है। इसी प्रोसेस के माध्यम से सिटीजन्स गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और रॉन्गफुल डिनायल को चैलेंज कर सकते हैं। इस कंप्लीट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज sought from public authorities. PIO is responsible for providing information. RTI application initiate the process. General time limit है 30 days. Appeals are available against denial of information. पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है अगर अनजस्टिफाइड रेफ्यूजल या डिले है। देन RTI लाइक व्हेन ऑर्गेनाइज लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, पीआईओ उसे प्रोवाइड करता है और अगर इंफॉर्मेशन डिनाई हो जाए तो अपील और पेनल्टी का सिस्टम भी उपलब्ध है। इसी वजह से आरटीआई को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सबसे इफेक्टिव लीगल टूल माना जाता है।
एक लाइन में याद रखिए, आरटीआई लॉ क्रिएट्स ए लीगल मैकेनिज्म थ्रू विच सिटीजन कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड चैलेंज रॉन्गफुल डिनायल। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 दैट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आरटीआई लॉ कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम फैक्टर्स रेस्ट्रिक्टिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने आरटीआई के बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस और लीगल फ्रेमवर्क को समझा है, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, अगर आरटीआई ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस को प्रमोट करता है तो क्या हर इंफॉर्मेशन हर समय पब्लिक को मिल सकती है? जवाब है नहीं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को फ्री फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, जबकि कुछ प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से पैदा होती हैं। आज के चैप्टर में इस चैप्टर में हम इतनी फैक्टर्स रेस्ट्रिक्टिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। मीनिंग क्या? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन आसानी से सिटीजन तक पहुंच सके और गवर्नमेंट फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट बनी रहे, लेकिन कई बार लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रीजंस की वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसी वजह से आरटीआई के बावजूद कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती। वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन है? फर्स्ट, ऑफिशियल सीक्रेसी। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कुछ रिकॉर्ड्स को कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट क्लासिफाई कर देते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन को पब्लिक डिस्क्लोजर से बचाया जाता है। एग्जाम्पल है मिलिट्री ऑपरेशनल प्लान्स, डिफेंस स्ट्रेटजीज, सेंसिटिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएं तो नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेसी कुछ सिचुएशंस में ज़रूरी मानी जाती है, लेकिन एक्सेसिव सीक्रेसी ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को कमज़ोर भी कर सकती है। सेकेंड है नेशनल सिक्योरिटी। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। किसी भी देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है, इसलिए ऐसे इंफॉर्मेशन जो देश की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती हो आमतौर पर डिस्क्लोज नहीं की जाती, जैसे डिफेंस इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अगर ये जानकारी पब्लिक हो जाए तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए आरटीआई एक्ट भी नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्पशन देता है। थर्ड है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। राइट टू प्राइवेसी। हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी का अधिकार है। आरटीआई ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, लेकिन किसी व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ में अनावश्यक दखल नहीं दे सकता। एग्जाम्पल है मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, पर्सनल बैंक डिटेल्स, फैमिली इंफॉर्मेशन, पर्सनल एड्रेसेस। ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आमतौर पर डिस्क्लोज नहीं की जा सकती जब तक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव ना हो। यहाँ आरटीआई और प्राइवेसी के बीच बैलेंस मेंटेन किया जाता है। फोर्थ है ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में हिचकिचाते दिखते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी माइंडसेट। कुछ ऑफिशियल सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से उनके डिसीजंस पर सवाल उठ सकते हैं। ये एटीट्यूड इंफॉर्मेशन फ्लो को स्लो कर देता है। फिफ्थ, लैक ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। एक और कॉमन प्रॉब्लम है पुअर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। कई डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किए जाते, फाइल्स मिसप्लेस हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की इच्छा में नहीं बल्कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में होती है। सिक्स्थ है करप्शन। करप्शन भी इंफॉर्मेशन फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने वाला एक बड़ा फैक्टर है। जब किसी ऑफिशियल या डिपार्टमेंट ने गलत काम किया हो तब वो इंफॉर्मेशन छुपाने का प्रयास कर सकता है। करप्ट प्रैक्टिसेस में अक्सर रिकॉर्ड मैनिपुलेट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स हाइड किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन डिले की जाती है। इसीलिए आरटीआई को एंटी करप्शन टूल भी कहा जाता है। आरटीआई करप्शन को एक्सपोज करता है, जबकि करप्शन इंफॉर्मेशन को छुपाने का प्रयास करता है। 7 है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। आज डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन हर जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली अवेलेबल नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, lack of digitization, inadequate computer systems, lack of trained staff। जहाँ रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते वहाँ इंफॉर्मेशन एक्सेस में अधिक समय लगता है। इसलिए टेक्नोलॉजी की कमी भी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रभावित करती है। इसको कंप्लीट फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या क्या रेस्ट्रिक्ट करते हैं? ऑफिशियल सीक्रेसी, नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी, पुअर रिकॉर्ड सिस्टम, करप्शन, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इंफॉर्मेशन को स्मूथ सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगले यूनिट में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के प्रोविजंस को सेक्शन वाइज डिटेल में समझेंगे। अब तक हम आरटीआई के मीनिंग, हिस्ट्री, स्कोप और बेसिक कंसेप्ट्स को समझ चुके हैं। अब हम आरटीआई सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पार्ट में एंटर कर रहे हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये वही लॉ है जिसने हर भारतीय नागरिक को सरकार से सवाल पूछने और इन्फॉर्मेशन मांगने का कानूनी अधिकार दिया। एक समय था जब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को सिर्फ ऑफिशियल ही देख सकते थे, लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 ने इस सोच को बदल दिया और कहा गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू द पीपल। इसलिए आरटीआई एक्ट को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सबसे पावरफुल लीगल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। पर्पस ऑफ आरटीआई एक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि आरटीआई एक्ट बनाया ही क्यों गया। आरटीआई एक्ट के 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट के काम को खुला और विजिबल बनाना। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ऑफिशियल्स को उनके डिसीजंस के लिए आंसरेबल बनाना। सिटीजन्स एम्पावरमेंट, नागरिकों को गवर्नमेंट के सवाल पूछने की पावर देना। इसके साथ आरटीआई एक्ट करप्शन को कम करता है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, सिटीजन्स के राइट टू नो को प्रोटेक्ट करता है। प्रिलिमिनरी प्रोविजंस। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यह आरटीआई एक्ट का इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। इस सेक्शन में दिया गया है नेम ऑफ द लॉ, आरटीआई द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एप्लीकेबिलिटी, इट अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया, एनफोर्समेंट डेट, इट केम इनटू फोर्स एज 12 अक्टूबर 2005। एग्जाम के लिए याद करने की इजी मेमोरी ट्रिक है। आरटीआई एक्ट पास्ड इन 2005, इफेक्टिव फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 एंड अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया। ये सब कहाँ दिया गया है? सेक्शन 1 ऑफ द आरटीआई एक्ट। सेक्शन 1 ऑफ द आरटीआई एक्ट में दिया गया है नेम ऑफ द लॉ, एप्लीकेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट। ये फैक्ट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। आरटीआई एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन है। एग्जाम में बहुत बार डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी अथॉरिटी जो एस्टेब्लिश हुई हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा। इसके एग्जाम्पल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। याद रखिए पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक पावर प्लस पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। इंफॉर्मेशन में शामिल हैं रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, कॉन्टैक्ट्स। मतलब किसी भी फॉर्म में अवेलेबल ऑफिशियल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन के दायरे में आ सकता है।
नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसे कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसका काम होता है आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करना, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल है, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में आरटीआई फाइल करते हैं, वहाँ का डेजिग्नेटेड पीआईओ एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा। तो हमने फर्स्ट सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। नेक्स्ट है सेक्शन 3 to 11। सेक्शन 3 to 11 में क्या गिवन है? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। सेक्शन 3 में गिवन है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट का हार्ट और सोल है सेक्शन 3। ये कहता है एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें आरटीआई का अधिकार कहाँ से, हर सिटीजन को आरटीआई का अधिकार कहाँ से मिला है? सेक्शन 3 से। हर भारतीय नागरिक पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। सिटीजन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेगा कहाँ? पब्लिक अथॉरिटीज के पास, देन इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है नंबर ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। इसको आरटीआई एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर। इसका मतलब है सिटीजन को हर बात के लिए आरटीआई फाइल ना करनी पड़े। गवर्नमेंट खुद इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखें, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बजट इंफॉर्मेशन, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेलफेयर स्कीम्स। सेक्शन 4 का ऑब्जेक्टिव है मोर डिस्क्लोजर, लेस आरटीआई एप्लीकेशंस, मोर ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम में सेक्शन 4 पर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है, 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ। हर पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करना होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दैट इज पीआईओ एंड एपीआईओ। एपीआईओ आल्सो कम्स अंडर सेक्शन 5। पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या अपॉइंट करना पड़ता है? एपीआईओ एंड पीआईओ, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यही ऑफिसर्स आरटीआई सिस्टम को ऑपरेशनल बनाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या होता है? आरटीआई एप्लीकेशंस। सिटीजन आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एप्लीकेंट को रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। हमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट की सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाए, किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन में मांगा। बस इतना लिखना काफ़ी है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए बताना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 7, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। पीआईओ को जनरली जवाब देना होता है विद इन 30 डेज। कोई भी आरटीआई फाइल हुई, पीआईओ या एपीआईओ को विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी होती है। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 7 के तहत। यह आरटीआई एक्ट के टाइम बाउंड नेचर को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है? एग्जेम्पशंस। हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हमने पहले भी पढ़ा है रेस्ट्रिक्शंस टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कौन कौन रोकता है? कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे डिफेंस इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन,
प्राइवेसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोर्ट प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान आरटीआई के माध्यम से नहीं मांगे जा सकते। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस। अगर इंफॉर्मेशन देने से किसी के कॉपीराइट का वायलेशन होता है तो डिस्क्लोजर डिनाई किया जा सकता है। सेक्शन 9 कहता है कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 है सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा कॉन्फिडेंशियल हो और बाकी डिस्क्लोज किया जा सकता हो तो कॉन्फिडेंशियल पार्ट हटा दिया जाएगा और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी पीआईओ इसलिए इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेशन को इंफॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकता कि ये कॉन्फिडेंशियल, इसका ये पार्ट कॉन्फिडेंशियल है। अगर कुछ पार्ट कॉन्फिडेंशियल है तो पार्शियल इंफॉर्मेशन जो पार्ट कॉन्फिडेंशियल नहीं है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका कॉन्फिडेंशियल पार्ट, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंशियल पार्ट पूछा गया हो वो रिमूव कर दिया जाएगा, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन गिवन दी जाएगी। इसी प्रिंसिपल को सेवरेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 11 दैट इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। कभी कभी रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है। ऐसे केसेस में कंसर्न थर्ड पार्टी से कंसल्टेशन की जाती है। जैसे कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्राइवेट कंपनीज के टेंडर डॉक्यूमेंट्स मांगे पूछे गए हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो पहले उस कंपनी से कंसल्टेशन की जाएगी, उसके बाद ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 12 से 14, 12 to 14 में गिवन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब आते हैं आरटीआई के हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी पर। क्या है हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की आरटीआई अथॉरिटी है। कंपोजिशन कैसे होता है? क्या कौन कौन होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है? सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर्स। वो क्या करते हैं? रिकमेंड करेंगे, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के? अपील्स को हियर करेगा, कंप्लेंट्स को हियर करेगा, डायरेक्ट डिस्क्लोज करेगा, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट डिस्क्लोज कर सकता है, इंश्योर करेगा आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिनाई कर देती है, सिटीजन सेकंड अपील करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्क्लोजर का ऑर्डर दे सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर पीआईओ ने ठीक से नहीं दी या सिटीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ पीआईओ की इंफॉर्मेशन से, वो फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है। फर्स्ट अपील कहाँ फाइल होगी? उसी डिपार्टमेंट के अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर सिटीजन उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो सेकंड अपील फाइल कर सकता है। सेकंड अपील कहाँ फाइल होगी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। नेक्स्ट हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 15 to 17 में गिवन है। ये स्टेट लेवल पर आरटीआई अथॉरिटी होती है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका कंपोजिशन में क्या कौन कौन होता है? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। कैसे करता है? रिकमेंडेशन कमेटी से। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर्स। गवर्नर अपॉइंट करता है।
फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के? सेम होते हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस के होते हैं। सेम में क्या क्या? स्टेट अथॉरिटीज़ के मैटर्स में अपील्स, कंप्लेंट्स, इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर, ऑर्डर्स। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन डिनाई कर दे तो मैटर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुंच सकता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस क्या होते हैं? कमीशन के पास क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है। क्वासी जुडिशियल ये क्या क्या कर सकते हैं? ऑफिसर्स को सम्मन दे सकते हैं, रिकॉर्ड एग्जामिन कर सकते हैं, इंक्वायरी कंडक्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट डिस्क्लोज करा सकते हैं, पेनल्टीज इम्पोज करा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। डिपार्टमेंट कहता है रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर किसी ने आरटीआई फाइल की, डिपार्टमेंट ने जवाब दिया रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो कमीशन इंक्वायरी कराता है और रिकॉर्ड मिल जाता है, तो कमीशन उस पीआईओ के खिलाफ पेनल्टी इम्पोज कर देगा जिसने गलत जानकारी दी थी कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। अब ये पढ़ लिया हमने, पेनल्टी दे देता है। कितनी पेनल्टी, क्या पेनल्टी देगा, ये हम नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अपील्स एंड पेनल्टी, सेक्शन 18 to 20। सेक्शन 18 में क्या है? कंप्लेंट। सिटीजन कंप्लेन कर सकता है। कब कंप्लेन कर सकता है? अगर किसी डिपार्टमेंट में पीआईओ ही अपॉइंट ना हो, एप्लीकेशन रेफ्यूज़ कर दी जाए, एक्सेसिव फीस की डिमांड की जाए, इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी जाए। अगर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिटीजन कंप्लेन कर सकता है। कहाँ? इंफॉर्मेशन कमीशन में। अगर स्टेट लेवल का की इंफॉर्मेशन है, स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंट का है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, स्टेट लेवल ऑफिस है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो कमीशन क्या करेगा? इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 19 में क्या? अपील्स। फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील कहाँ होती है? विद इन डिपार्टमेंट। फर्स्ट अपील डिपार्टमेंट के अंदर फाइल की जाती है। पीआईओ ने कोई भी डिसीजन लिया, सिटीजन अनसेटिस्फाइड है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करेगा। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन डिपार्टमेंट होती है। नेक्स्ट हमारी सेकंड अपील। सेकंड अपील बिफोर कमीशन फाइल की जाती है, इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने फाइल की जाती है। कंप्लीट अपील का प्रोसेस क्या होता है? कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेगा, पीआईओ डिसीजन देगा, डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो फर्स्ट अपील फाइल करेगा विद इन डिपार्टमेंट, उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो सेकंड अपील फाइल करेगा बिफोर इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 20 दैट इज पेनल्टी। कमीशन में इम्पोज पेनल्टी ऑन पीआईओ। अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन डिनाई करे, डिले करे, फेक इंफॉर्मेशन दे, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दे तो कमीशन पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? 250 रुपये पर डे। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 25,000। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पीआईओ जानबूझकर 80 दिन तक इंफॉर्मेशन डिले करता है जबकि इंफॉर्मेशन देनी होती है विद इन 30 डेज, तो कमीशन मॉनिटरी पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोविजंस, नेक्स्ट हमारे सेक्शन है 21 to 31। 21 to 31 में क्या है? मिसलेनियस प्रोविजंस। प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शंस। जो ऑफिशियल्स ऑनेस्टली और बोनाफाइड इंटेंशन से काम करते हैं उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर कोई गुड फेथ में कोई एक्शन लेता है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है हमारा आरटीआई ओवरराइड्स ओवर अदर लॉज।
जहां आरटीआई और किसी अन्य लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो, जनरली आरटीआई प्रिवेल करेगा। आरटीआई एक्ट ओवरराइड्स कन्फ्लिक्टिंग लॉज, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई एक्ट ओवरराइड्स कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशन कमीशन एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है। पब्लिक अथॉरिटीज़ डाटा प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन कमीशन को, उससे इंफॉर्मेशन कमीशन एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। रूल मेकिंग पावर, गवर्नमेंट कैन फ्रेम आरटीआई रूल्स, जैसे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, अपील का प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म्स क्या होगा। अब इसके एक वेरी मच सुपर फास्ट रिवीजन ले लेते हैं सारे सेक्शंस का। आरटीआई एक्ट इनेक्ट कब हुआ था? 2005 में। फोर्स में कब आया? 12 अक्टूबर 2005 में। सेक्शन 3 के तहत क्या है? कोई भी सिटीजन आरटीआई फाइल कर सकता है। सेक्शन 4 में क्या है? वॉलंटरी डिस्क्लोजर बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को कुछ डाटा अपने आप अपनी वेबसाइट्स पर डालना जरूरी होता है। सेक्शन 5 के तहत क्या होता है? पीआईओ का अपॉइंटमेंट। सेक्शन 6 के तहत आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की जाती है। सेक्शन 7 में डिस्पोजल करनी होती है आरटीआई एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। सेक्शन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कुछ एग्जम्पशंस होती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सेक्शन 12 to 14 में क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। 15 to 17 में हमने पढ़ा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 18 to 20 में क्या है? कंप्लेंट्स, अपील्स एंड पेनल्टीज। मैक्सिमम पेनल्टी पीआईओ पर कितनी की जा सकती है? 25,000। इसी के साथ ही हमारा लॉ रिलेटिंग टू आरटीआई का कंप्लीट रिवीजन सेशन समाप्त होता है। आज के क्लास में हमने आरटीआई के मीनिंग, स्कोप से लेकर आरटीआई एक्ट 2005 की इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील्स, पेनल्टीज, पूरे सिलेबस को एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच में रिवाइज किया। जितनी अधिक एग्ज़ाम के लिए मेरी सलाह है कि आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस को एक बार फिर रिवाइज करें। पब्लिक अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और पीआईओ की डेफिनेशंस याद रखें। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और पर विशेष ध्यान दें। सीआईसी और एसआईसी की कंपोजिशन और फंक्शंस रिवाइज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसेप्ट्स को समझिए, सिर्फ रटने की कोशिश मत कीजिए। जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तब चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस आए, लॉन्ग आंसर्स आए या नोट राइटिंग आए, आप कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाएंगे। अगर आपको ये रिवीजन सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि एलएलबी, जुडिशरी और अदर लॉ एग्जामिनेशंस के लिए ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कानून को जीवन से जोड़कर सीखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।